स्टूडेंट्स आप अपन डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भौतिक गुणों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके बारे में अपन क्या कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। और जो लास्ट लेक्चर अपना खत्म हुआ था उसमें अपन ने अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या कर रहे थे, अपने प्रभाव को पढ़े थे, जिसमें अपने पास चांद था, विस्कोसिटी और कुछ गैसेस स्टेट्स के बारे में, उनकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में अपन ने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस करेंगे अंत अणुक हाइड्रोजन बंधों का भौतिक अंत अणुक हाइड्रोजन बंधों का यौगिकों के भौतिक गुण पर प्रभाव। आज का टॉपिक रहेगा अपने पास अंत अणु के अंत अणु के हाइड्रोजन बंध का यौगिकों के भौतिक गुण पर प्रभाव। अंत अणु का हाइड्रोजन बंध का यौगिक के भौतिक गुण पर प्रभाव। कि अंत अणु का हाइड्रोजन बंध के कारण, अंत अणु का हाइड्रोजन कहाँ बनता है, जब आपके पास दो या दो अणु एक ही यौगिक में अपने पास अंत अणु का हाइड्रोजन बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। और इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसको अपन को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहला इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, गलनांक व क्वथनांक के ऊपर। क्योंकि अंत अणु का हाइड्रोजन बंध बनेगा तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जिससे इनके गलनांक व क्वथनांक के अपने पास क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो पहला अपने पास होगा गलनांक व क्वथनांक। फर्स्ट क्या होगा अपने पास, गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक के कारण अपन ये कह सकते हैं कि गलनांक व क्वथनांक अपने पास किसको प्रभावित करते हैं, अपने गलनांक व क्वथनांक को अपने पास कौन प्रभावित करता है, अंत अणु का हाइड्रोजन बंध। अपन ये कहते हैं कि संगुणन के कारण यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक के उच्च हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं अपन, कि जब आपके पास अंत अणु का हाइड्रोजन होता है, संगुणन के कारण यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक उच्च हो जाते हैं। संगुणन के कारण यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक उच्च हो जाते हैं। संगुणन के कारण यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक उच्च हो जाते हैं, जबकि क्लेशन के कारण निम्न हो जाते हैं। जबकि के कारण निम्न हो जाते हैं। जबकि क्लेशन के कारण अपने पास क्या हो जाते हैं, निम्न हो जाते हैं। ठीक है भाई। अतः अपन ये कह सकते हैं कि एक अणु का दूसरे अणु के प्रति क्लेशन के कारण आकर्षण कम हो जाता है। एक अणु का दूसरे अणु के प्रति क्लेशन के कारण आकर्षण, एक अणु का दूसरे अणु के प्रति क्लेशन के कारण आकर्षण
कम हो जाता है, क्लेशन के कारण आकर्षण कम हो जाता है, जिसके कारण इनके गलनांक व क्वथनांक क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसके कारण इनके गलनांक व क्वथनांक कम हो जाते हैं, जिसके कारण इनके गलनांक व क्वथनांक जिसके कारण इनके गलनांक व क्वथनांक क्या हो जाते हैं, अपने पास से कम हो जाते हैं। यदि मैं 3 एग्जांपल्स की मैं बात करूं, आपके पास एक अपने पास है ऑर्थोक्लोरोफिनोल, एक है मेटाक्लोरोफिनोल और एक अपने पास क्या है, पैराक्लोरोफिनोल। तो अपन देखते हैं कि ऑर्थो, मेटा और पैरा में से पैराक्लोरोफिनोल का गलनांक व क्वथनांक अपने पास क्या होता है, अधिक होता है कंपेयर टू ऑर्थो और मेटा। क्योंकि अब इसके पीछे क्या रीजन है अपने पास, तो अपन बोलते हैं क्लेशन के कारण। आपके पास क्लेशन का मतलब अपने पास है कि क्लेशन के कारण एक चक्रीय संरचना बनती है और चक्रीय संरचना बनने की वजह से इनका आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और आकर्षण कम होने की वजह से इनके गलनांक और क्वथनांक के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अपन ये कहते हैं कि संगुणन करने के कारण यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं। अभी जस्ट अपन ने पहले ही बोला था क्योंकि साइकिल के स्ट्रक्चर्स है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन बंध की वजह से बन रही है, और इसकी वजह से आपके पास जो बॉन्डिंग की वजह से आपके पास जो क्लेशन हो रहा है, और उसकी वजह से आपके पास आकर्षण में क्या हो रही है, कमी हो रही है। उसकी वजह से आकर्षण में क्या हो रही है, कमी हो रही है, जिससे कि उनके गलनांक व क्वथनांक के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है भाई। यदि मैं 3 एग्जांपल्स लो आपके पास है, क्लोरोफिनोल के क्वथनांकों का यदि मैं क्रम आपको बताऊं, एग्जाम्पल में लो आपके पास क्लोरोफिनोल, क्लोरोफिनोल के क्वथनांक का क्रम क्लोरोफिनोल के क्वथनांक का क्रम निम्न है। सबसे पहले मैं यदि कहूँ ऑर्थोक्लोरोफिनोल की मैं बात करूँ आपके सामने, ये है ऑर्थोक्लोरोफिनोल, दूसरा अपने पास है क्लोरोफिनोल, और तीसरा आपके सामने है मेटाक्लोरोफिनोल, और तीसरा अपने पास सामने है पैराक्लोरोफिनोल। ऑर्थोक्लोरोफिनोल, मेटाक्लोरोफिनोल और पैराक्लोरोफिनोल, ये कौन सा हो गया अपने पास, ऑर्थोक्लोरोफिनोल, मेटाक्लोरोफिनोल, पैराक्लोरोफिनोल। यदि मैं ऑर्थोक्लोरोफिनोल की गलन मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 173, बॉइलिंग पॉइंट 173 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है अपने पास 214 डिग्री सेल्सियस, और उसका होता है अपने पास 220 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है अपने पास 214 डिग्री सेल्सियस, और जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने पास होता है 220 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई। तीनों के अपने पास बॉइलिंग पॉइंट अपने पास है, तो अपन कहते हैं क्लेशन संभव है, सीधा क्लेशन हो रहा है, और अपने पास एक में क्या हो रहा है, अपने पास अधिक संधि क्या हो रही है अपने पास संभावना। तीनों को देखो आप,
ऑर्थो, मेटा और पैरा को आप तीनों को देखिए, तीनों अपन कह रहे हैं कि एक में तो क्लेशन संभव है, दूसरे में अपने पास संधि संभव है, अधिक संधि संभव है, ठीक है ना भाई। तो इसलिए अपन ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तो क्लेशन संभव है कि ऑर्थोक्लोरोफिनोल की बात हो रही है। आप इसको उठाइए, तो किसकी बात हो रही है? ऑर्थोक्लोरोफिनोल की बात हो रही है। OH OH OH। अब देखो यहाँ पर क्लेशन संभव है और इस क्लेशन की वजह से अपने पास इनके गलनांक और क्वथनांक में क्या होती है? अपने पास कमी होती है। इसलिए अपन कहते हैं कि पैराक्लोरोफिनोल, मेटाक्लोरोफिनोल और ऑर्थोक्लोरोफिनोल में पैराक्लोरोफिनोल का अपने पास गलनांक व क्वथनांक क्या होता है? अपने पास से अधिक होता है, ठीक है भाई। इसी तरह यदि मैं बात करूँ दूसरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड का गलनांक, यदि नाइट्रोबेंजोइक एसिड के अम्लों की मैं बात करूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास है नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। नाइट्रोबेंजोइक अम्ल यदि मैं नाइट्रोबेंजोइक अम्ल की बात करूं तो नाइट्रोबेंजोइक अम्ल का गलनांक व क्वथनांक अपन बात करें तो अपन कहते हैं एक तो ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक अम्ल ले लें और एक अपन क्या ले लें? अपन पैरा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल की बात करते हैं, ठीक है भाई। तो ये यहाँ पर अपन बना रहे ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। COOH ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक अम्ल NOO। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ठीक है भाई। और दूसरा अपने पास है पैरा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, पैरा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल में अपन क्या कर रहे हैं? यहाँ पर अपने पास COOH है और यहाँ पे अपने पास क्या है? NO2 है। पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, दोनों के गलनांक की मैं बात करूँ तो किसका? क्लेशन की वजह से अपने पास गलनांक इसका क्या हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक अम्ल का गलनांक कम हो जाएगा कंपेयर टू अपने पास पैरा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल के। और ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक अम्ल का जो गलनांक होता है वो 147 होता है, जबकि उसका कितना होता है? 242। मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होता है? 147 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है अपने पास? तो अपन कहेंगे 242 डिग्री सेल्सियस, कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अपने पास 242 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट अपने पास कितना होता है? 147 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि इसमें क्लेशन संभव है, जबकि इसमें क्लेशन संधि संभव है, क्लेशन संभव नहीं है, ठीक है भाई। तो ऐसे करके आपके पास क्या कह सकते हैं अपन कि अपन किसी भी यौगिक के गलनांक और क्वथनांक की क्या कर सकते हैं? अपन व्याख्या की जा सकती है कि उसके उन पर प्रभाव पड़ता है किसका? तो अपन ये कहेंगे कि अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध के कारण उनके गलनांक और क्वथनांक के मान में क्या होती है? अपने पास है कमी होती है, ठीक है भाई। क्योंकि अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध में संगुणन होता है, जबकि अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध में क्लेशन का निर्माण होता है, जिससे कि आकर्षण कम होता है, और आकर्षण कम होने की वजह से इनके गलनांक व क्वथनांक के मान में क्या होती है? कमी होती है। दूसरा होता है अपने पास अम्लीय प्रबलता, ठीक है भाई, कि एसिडिटिक स्ट्रेंथ भी अपन इसके आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड अपने पास है अम्लीय प्रबलता, अम्लीय प्रबलता
हाँ भाई, यदि अम्लीय प्रबलता की मैं बात करूँ तो अंत अणु का हाइड्रोजन बंध के कारण यौगिकों के अम्लीय गुणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अंत अणु का हाइड्रोजन बंध के कारण अंत अणु के हाइड्रोजन बंध के कारण यौगिकों के अम्लीय गुणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाता है। हाइड्रोजन बंध के कारण अम्लीय गुणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाता है। यदि आयनित होने वाला हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन बंध बनाता है तो अम्लीय गुणों में कमी आ जाती है। यदि आयनित होने वाला हाइड्रोजन परमाणु यदि आयनित होने वाला हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन बंध बनाता है तो अम्लीय गुणों में कमी आ जाती है। अम्लीय गुणों में कमी आ जाती है। यदि अपन जिससे अपने कह रहे हैं कि अंत अणु का हाइड्रोजन बंध के कारण उसके क्या अपने पास से अम्लीय सामर्थ्य भी अपने पास क्या हो जाती है, घट जाती है। मतलब अम्लीय सामर्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अपन कहते हैं कि अम्लीय सामर्थ्य किस पर डिपेंड करती है, जब H+ अपने पास क्या होगा, डोनेट होगा। और अपन कहेंगे कि यहाँ पर तो H हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन जो डोनेट करने की बात कर रहे हैं, रिलीज होने की बात कर रहे हैं, वो तो क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से इनके अम्लीय गुणों में क्या आ जाती है, अपने पास से कमी आ जाती है। हाइड्रोजन में बनाने की वजह से इनके अम्लीय गुणों में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जैसे अपन बात करें ऑर्थोक्लोरोफिनोल व पैरा की तुलना में, पैरा समावयवी की तुलना में अपने पास क्या होता है, अपने पास बहुत कम अम्लीय होता है। जैसे अपन कहें कि ऑर्थोक्लोरोफिनोल की बात करें और मेटाक्लोरोफिनोल की बात करें और पैराक्लोरोफिनोल की बात करें, तो अपन कहेंगे कि ऑर्थोक्लोरोफिनोल मेटा व पैरा समावयवी की तुलना में अपने पास क्या होते हैं, कम अम्लीय होते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि ऑर्थोक्लोरोफिनोल में क्या बन जाता है, अपने पास सीधा हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जो H+ आसानी से डोनेट नहीं कर पाता है। इसलिए अपन ये कहते हैं कि ऑर्थोक्लोरोफिनोल की अम्लीयता क्या हो जाती है, अपने पास से कम हो जाती है। ठीक है भाई, आयनित होने के कारण हाइड्रोजन परमाणु बंध बना लेता है, तो अम्लीय गुणों में कमी आ जाती है। उदाहरण अपन यदि बात करें आपके सामने, उदाहरण की मैं बात करूं तो अपन बोलेंगे ऑर्थोक्लोरोफिनोल कोमा मेटाक्लोरोफिनोल व पैराक्लोरोफिनोल की तुलना में
अम्लीय प्रबलता होती है। कम अम्लीय प्रबलता होती है, देख सकते हो आप। यदि मैं ऑर्थोक्लोरोफिनोल की मैं बात करूं तो ये आपके पास है ऑर्थोक्लोरोफिनोल, यहाँ पर OH है और यहाँ पर क्या है Cl है। इसके साथ ही क्या बना लेता है अंत अणु का हाइड्रोजन बंध, अंत अणु के हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके कारण अपने पास इसकी अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है भाई। तो दूसरा अपने पास है अम्लीय प्रबलता पर भी इनका क्या पड़ता है, अपने पास प्रभाव होता है। यदि मैं बात करूँ इसके विपरीत ऋणायनिक, यदि ऋणायन आयनिक हाइड्रोजन द्वारा स्थापित किया जाता है तो अम्लीय प्रबलता में क्या हो जाती है, अपने पास वृद्धि हो जाती है। ठीक है भाई। यदि ये तो अपने पास क्या हो गया कि और तो सिंपल एग्जाम्पल्स की अपने पास बात हो गई। यदि अपन इसके विपरीत करें कि यदि आणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा स्थापित ग्रहण करता है, ठीक है भाई, स्थायित्व, यदि ऋणायन आणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा स्थायित्व ग्रहण करता है तो अम्लीय प्रबलता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना भाई, कि आपके पास ऋणायनिक, यदि कोई ऋणायन की मैं बात करूँ, ठीक है ना, कि यदि कोई ऋणायनिक है, यदि कोई अपने पास कोई कंपाउंड है और यदि कंपाउंड में ऋणायनिक आणविक हाइड्रोजन बंध के द्वारा अपने पास क्या करता है, स्थायित्व को स्थापित करता है या स्थायित्व को ग्रहण करता है। ठीक है। इसके विपरीत यदि ऋणायनिक हाइड्रोजन बंध के द्वारा स्थायित्व को ग्रहण करता है, स्थायित्व को ग्रहण करता है तो उनकी अम्लीय प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। उनकी अम्लीय प्रवृत्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। कि यदि कोई यौगिक है वो उसमें ऋणायन की क्या स्थायित्व अपने पास बढ़ता है तो उसकी अम्लीय प्रवृत्ति में क्या होती है, अपने पास वृद्धि होती है। जैसे अपन कहें कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल, कि मेटा व पैरा समावयव की तुलना में ऑर्थो समावयवी मेटा व पैरा समावयव की तुलना में अपने पास क्या होता है, अत्यधिक अम्लीय होता है, क्योंकि सैलिसिलेट आयन अंतराणु का हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या कर लेता है, स्थायित्व क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। अपन ने क्या बोला है कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल दैट इज अ सैलिसिलिक अम्ल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल कंपेयर टू मेटा व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल की तुलना में अधिक अपने पास क्या होता है, अम्लीय होता है। और उसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि अंतरा यहाँ पर जो बेंजोइक अम्ल में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल से जो नेगेटिव आयंस बना है वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या कर लेता है, अपने पास स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ठीक है भाई, अंतराणु का हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या कर लेता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का की अम्लीय प्रवृत्ति कंपेयर टू आपके पास पैरा व मेटा से अपने पास क्या होती है, अधिक होती है। तो एग्जाम्पल ले लिया अपन इसके बारे में, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल जिसे बोलते हैं अपन सैलिसिलिक अम्ल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का की अम्लीय प्रवृत्ति की अम्लीय प्रवृत्ति मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल
वह पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल की तुलना में अधिक होती है। की तुलना में अधिक होती है। ठीक है भाई। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल में जो एनाइन बनता है वो रेजोनेंस के द्वारा एनाइन बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या हो जाता है अपने पास है इस स्थायित्व को क्या कर लेता है प्राप्त कर लेता है। ये हो गया सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। अब यदि मैं इसे एनाइन बना दूँ आपके पास तो ये बन जाएगा अपने पास एनाइन। ये बन गया एनाइन जो हाइड्रोजन के द्वारा क्या करता है अपने पास स्थायित्व को क्या कर लेता है प्राप्त करे लेता है। और इसी की वजह से इनका अम्लीय प्रवृत्ति इनकी क्या हो जाती है ज़्यादा हो जाती है। इनके के का मान होता है 10.5 के इक्वल टू कितनी होती है 10.5। ठीक है। जबकि उनकी के का मान अपने पास कितना होता है 8.3 व 2.9 होता है। मतलब मेटा और पैरा का अपने पास क्या होता है अम्लीय प्रवृत्ति उनकी क्या होती है अपने पास कम होती है। ठीक है भाई। तो इसी आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि जो मैलाइक सैलिसिलिक अम्ल में अपने पास क्या होता है अपने पास मैलाइक और फ्यूमेरिक अम्ल की तुलना में प्रबल अम्ल होता है। मैलाइक अम्ल फ्यूमेरिक अम्ल की तुलना में अपने पास क्या होता है प्रबल अम्ल होता है। आपके पास दो अम्ल और होते हैं। एक होता है मैलाइक अम्ल जिसे अपन ऐसे याद रखते हैं मिल गई तो मैलाइक फिर गई तो फ्यूमेरिक। तो अपन ये कहते हैं कि मैलाइक अम्ल की तुलना में फ्यूमेरिक अम्ल मैलाइक अम्ल फ्यूमेरिक अम्ल की तुलना में अपने पास क्या होता है प्रबल अम्ल होता है। ठीक है भाई। अपने पास दो अम्ल होते हैं। एक तो होता है मैलाइक अम्ल, इंपॉर्टेंट बात है ये बात, मैलाइक अम्ल मैलाइक अम्ल की तुलना में मैलाइक अम्ल मैलाइक अम्ल फ्यूमेरिक अम्ल की तुलना में अम्ल की तुलना में प्रबल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल होता है। ठीक है भाई। मैलाइक अम्ल फ्यूमेरिक अम्ल की तुलना में क्या होता है अपने पास प्रबल अम्ल होता है क्योंकि एनाइन के क्लेशन द्वारा क्या कर लेता है स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। क्योंकि एनायन क्लेशन द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। क्लेशन द्वारा स्थायित्व एनाइन क्लेशन द्वारा क्या कर लेता है अपने पास स्थायित्व क्या कर लेता है अपने पास प्राप्त कर लेता है। ठीक है भाई। कोई दिक्कत। तो अपन एक बार मैलाइक अम्ल बना दें। तो मैलाइक अम्ल ये होता है अपने पास देखो सी मिल गए तो मैलाइक अपन ऐसे याद रखते हैं इसे मिल गए तो मैलाइक और फिर गए तो फ्यूमेरिक। ये देखो मिल गए तो मैलाइक इसे तो अपन बोलते हैं मैलाइक अम्ल सेम ग्रुप है सेम साइड। तो इसे तो क्या बोला अपन ने मैलाइक अम्ल और मैलाइक अम्ल से अपन ने मैलाइक एनाइन बनाओ और मैलाइक एनाइन अपने पास किसका वो फॉर्मेशन कर रहा है अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा क्लेशन का क्या कर रहा है फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है ना। जैसे अपन ये बोल रहे हैं सी डबल बॉन्डेड सी ये यहाँ पर H ये H
और यहाँ पर अपने पास हो गया C डबल बॉन्डेड O OH और यहाँ पर C डबल बॉन्डेड O माइनस। ये आपके पास किलेशन का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। तो ये तो हो गया अपने पास मैलाइक अम्ल, मैलाइक अम्ल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसके द्वारा किलेशन के द्वारा अपना स्थायित्व क्या कर रहा है, अपने पास है अपने स्थायित्व को क्या कर रहा है, प्रदान कर रहा है। जो एनाइन है वो अपने स्थायित्व को क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। जबकि मैं दूसरी बात करूँ आपके सामने फ्यूमेरिक अम्ल में, तो अपन फ्यूमेरिक में ऐसे कहते हैं कि आपके पास फ्यूमेरिक में दोनों समूह अपने पास क्या होते हैं, डिफरेंट साइड होते हैं। सेम समूह सेम साइड मैलाइक अम्ल, सेम समूह विपरीत साइड, सेम समूह विपरीत साइड, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, फ्यूमेरिक अम्ल। तो यहाँ पे सेम समूह कहाँ है अपने पास, विपरीत साइड है, इसलिए यहाँ पर अपने पास ऐसे किलेशन का फॉर्मेशन नहीं होता है। फ्यूमेरिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, इसमें अपने पास क्या नहीं होता है, किलेशन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए अपन कहते हैं कि फ्यूमेरिक अम्ल से फ्यूमेरिक एनाइन जो बनता है वो आपके पास स्थायित्व को क्या नहीं करता है, अपने पास है प्राप्त स्थायित्व को क्या नहीं करता, वो प्राप्त नहीं करता है। इसी की वजह से आपके पास वो उसका अम्लीय प्रवृत्ति, फ्यूमेरिक अम्ल की अम्लीय प्रवृत्ति मैलाइक अम्ल की तुलना में क्या होती है, अपने पास है कम होती है, ठीक है भाई। उसके बाद में अपने पास नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है वो है हाइड्रोजन बंध के सिद्धांत। ऐसे करके प्रभावित करने वाले कारक खत्म होते हैं। हाइड्रोजन बंध के सिद्धांत, हाइड्रोजन बंध के सिद्धांत, हाइड्रोजन बंध के सिद्धांत। स्टूडेंट यदि मैं हाइड्रोजन बंध के सिद्धांत की करूं तो हाइड्रोजन बंध की प्रकृति से ये स्पष्ट रूप करने के लिए, हाइड्रोजन बंध की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए मूल रूप से 3 सिद्धांत दिए गए। एक तो अपने पास है स्थिर वेदु सिद्धांत, दूसरा अपने पास है संयोजकता बंध सिद्धांत और तीसरा अपने पास है अणुकक्षक सिद्धांत, ठीक है भाई। तो हाइड्रोजन बंध के कितने सिद्धांत अपने पास, तो अपन कहेंगे कि हाइड्रोजन बंध के अपने पास टोटल कितने सिद्धांत दिए गए, 3 सिद्धांत दिए गए। सबसे पहला सिद्धांत आपके पास कौन सा है, तो अपन बोलेंगे स्थिर विद्युत सिद्धांत, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत सिद्धांत, स्थिर विद्युत सिद्धांत। स्थिर विद्युत सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा अपने पास, तो अपन बोलेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा दिया गया, संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत। तीसरा कौन सा दिया गया अपन को, तो अपन बोलेंगे अणुकक्षक सिद्धांत। कौन सा अपने पास है, अणुकक्षक सिद्धांत। अणुकक्षक सिद्धांत, ठीक है। ये 3 सिद्धांत हैं जो कि हाइड्रोजन बंध के क्या करती है, हाइड्रोजन बंध की व्याख्या की क्या करते हैं, अपने पास पुष्टि करते हैं। हाइड्रोजन बंध की क्या करते हैं, पास पुष्टि करते हैं कि आपके पास कौन सा हाइड्रोजन बंध आपके पास इसमें क्या है, प्रेजेंट्स है, ठीक है भाई। कि इन तीनों बंधों के द्वारा अपन हाइड्रोजन बंध की क्या कर सकते हैं, पुष्टि की जा सकती है। तो उसमें से पहला आपके पास जो बंध होता है वो आता है स्थिर विद्युत सिद्धांत की बात मैं करूँ तो अपन कहते हैं कि स्थिर विद्युत सिद्धांत अपने पास कहाँ पर अप्लाई होता है, तो अपन कहते हैं कि जब आपके पास यह सिद्धांत उन हाइड्रोजन परमाणुओं पर अप्लाई होता है जिसमें छोटे आकार के व उच्च विद्युत ऋणी परमाणु आपके पास प्रेजेंट होते हैं। छोटे आकार के व उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में मध्य लगने वाला आपके पास ये बल होता है जिसे अपन बोलते हैं स्थिर विद्युत सिद्धांत, स्थिर विद्युत आकर्षण बल कहते हैं। और यहीं पर ये सिद्धांत क्या होता है, अप्लाई होता है, जिसकी वजह से जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है उस पर ऋणात्मक चिन्ह आता है और जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है उस पर कौन सा चिन्ह आता है, धनात्मक चिन्ह आता है। जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है उस पर ऋणात्मक चिन्ह आता है और जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है उस पर क्या होता है, धनात्मक चिन्ह आता है। मतलब हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव आता है और जिस समूह के साथ ये बॉन्डिंग करता है, लाइक जैसे FON,
उनके साथ ही जब बंध बनाता है तो उन पर कौन सा चिन्ह आ जाता है? ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है, जिसमें पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स किसकी ओर मूव हो रहे होते हैं? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स किसकी ओर मूव हो रहे होते हैं? तो अपन कहेंगे कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स उच्च विद्युत ऋणी की ओर क्या होते हैं? अपने पास से ट्रांसफर होते हैं। तो ऐसा आपके पास, इसे क्या कहते हैं अपन? स्थिर विद्युत सिद्धांत। दूसरा अपने पास होता है संयोजकता बंध सिद्धांत। तो संयोजकता बंध सिद्धांत अपने पास किसके द्वारा दिए गए? तो अपन कहेंगे कि संयोजकता बंध सिद्धांत में आपके पास केवल स्थिर विद्युत आकर्षण प्रकृति ही नहीं होती है अपने पास, उसके अलावा अपने पास उसमें क्या होती है? सहज संयोजक बंध की प्रकृति भी होती है। अपन ये जानते हैं कि अनुनाद के द्वारा अपन एक नई अनुनादी संरचना का निर्माण होता है, जिसके आधार पर, उन अनुनादी संरचनाओं के आधार पर अपन किसकी पुष्टि करते हैं? संयोजकता बंध सिद्धांत की अपन क्या करते हैं? पुष्टि करते हैं। और तीसरा अपने पास होता है अणुगतिक सिद्धांत, जिसमें अपन ने लीनियर कॉम्बिनेशन, दो एटॉमिक ऑर्बिटलों का कॉम्बिनेशन करवा के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, जो कि अपन यूनिट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में ऑर्बिटलों के निर्माण के द्वारा अपन इनके बंध की क्या करते हैं? अपन पास है पुष्टि की जा सकती है। तो अपन ये अपन डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन बंध के क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं, इनको डिटेल से पढ़ेंगे। जनरल मैंने इसमें बता दिया है। तो ये अपने पास 3 सिद्धांत होते हैं और ऐसे करके अपने पास हाइड्रोजन बंध क्या होता है? खत्म होता है। ठीक है भाई। उसके बाद में अपने पास एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वान डेर वाल्स बल। ठीक है भाई, कि वान डेर वाल्स बल क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसको अपन डिस्कस करेंगे कि वान डेर वाल्स बल क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं।